नमस्कार। कोटक म्यूचुअल फंड के मंथली मार्केट आउटलुक कॉल में आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारा जो कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड हमने पिछले महीने क्लोज किया, उसमें आप सभी ने बहुत अच्छा कारोबार किया। इस फंड में तकरीबन 1650 करोड़ रुपए का हमने कलेक्शन किया, जो शायद आज तक का सर्वाधिक कलेक्शन है ग्लोबल फंड ऑफ फंड में। यह आप लोगों की सक्रिय सहायता के बगैर नामुमकिन था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शुक्रिया एक और बात के लिए भी है। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड अब 10,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम रख रहा है और उसने अभी अभी अपने 3 साल पूरे किए हैं लोगों की सेवा में। अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखें तो वहां पे प्रिंटिंग प्रेस आज भी चालू है। सेंट्रल बैंकर्स धड़ल्ले से पैसे बना रहे हैं और छाप रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये सारे जो पैसों की छपाई हो रही है वो डेट बना के, डेट इश्यू करके हो रही है। तो ग्लोबल डेट आज तकरीबन 300 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच रहा है। यह सारा पैसा आज की तारीख में फाइनेंशियल एसेट्स में जा रहा है और उस वजह से फाइनेंशियल एसेट्स 293% ऑफ ग्लोबल जीडीपी बने हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। महंगाई की दर, जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली महंगाई की दर भी बढ़ जाती है। 2021 में महंगाई की दर 3.5% के आसपास यूएस में एक्सपेक्टेड थी। 2022 में भी 2.5% के आसपास एक्सपेक्टेड है। ग्लोबल मार्केट के बढ़ता बढ़ता जो 86% था मार्च 2020 में, आज 137% ऑफ जीडीपी बन गया है। वो आज तक के लगभग सारे समय काल में वन ऑफ द हाईएस्ट है। बिकॉज लिक्विडिटी बहुत है, उस वजह से मार्केट में करेक्शन भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। कुछ हद तक यह तेजी मार्केट की कॉर्पोरेट प्रॉफिट के हिसाब से भी है। अगर आप गूगल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजोन जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी के मुनाफे देखे तो इन्होंने सेकंड क्वार्टर 2021 में, मतलब जून 2021 के क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर के मुताबिक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। यह जो प्रॉफिटेबिलिटी टेक्नोलॉजी सेक्टर की बढ़ी है, उस वजह से उसका और फार्मा का मार्केट सेक्टरल वेट इंडेक्स में 43% हो गया है, जो 2008 या 10 के बीच में तकरीबन 24% के आसपास था और यह 2000 के बबल टाइम के 45% के ऑलमोस्ट आसपास पहुंच चुका है। एनर्जी और बैंकिंग जब पीक में 36% सेक्टरल वेट रखते थे, आज आधा होके 18% हुआ है। जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो महंगाई बहुत दूर नहीं रहती और हमने देखा है कैसे महंगाई के दरों में बढ़ोतरी हुई है। अब मार्केट ये अनुमान लगा रही है कि 2022 के पिछले 6 माही में महंगाई के दरों में कटौती आ जाएगी। फेड ब्याज के दरों में 2022 के अंत में बढ़ोतरी करेगा, ऐसा लोगों को लग रहा है। एक कॉनेंड्रम जो लोगों के सामने है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल,
हाउसिंग प्राइसेस ऑल टाइम हाई लेवल, महंगाई 1992 के बाद वन ऑफ द हाईएस्ट, जॉब ओपनिंग एम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द हाईएस्ट इन यूएस, जंक बॉन्ड यील्ड्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द यूएस हिस्ट्री। एंड उसके बावजूद फेड कह रहा है कि हम 0% इंटरेस्ट रेट बनाए रखेंगे और बॉन्ड बाइंग के जरिए लिक्विडिटी इन्फ्यूज करते रहेंगे। ये गोल्डीलॉक सिनारियो कब तक रहेगा, इसके ऊपर मार्केट का दारोमदार है। अब अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो जुलाई 2021 की सुर्खियां काफी अच्छी थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आ गया, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग की आगे बढ़ गई एक्सपांशनरी जोन में, एक्सपोर्ट्स बड़ी तेजी से ग्रो हो रहे हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी बढ़िया ग्रो हो रहे हैं बंबई जैसे सिटी में, इकोनॉमिक रिकवरी में हायरिंग इंटेंट ऑल टाइम हाई लेवल 15 महीने के हाई लेवल पे पहुंच रही है, डिजिटल पेमेंट बढ़ रहे हैं, पावर कंजम्पशन प्री कोविड लेवल पे पहुंचा है और रेलवे का टनेज हाईएस्ट लोडिंग के ऊपर पहुंच रहा है। फर्स्ट वेव के अंदर अगर आप देखें तो पीएमआई 50 से गिर के 30 के आसपास पहुंची थी, दूसरे वेव में 55 से 48 पहुंची और वापस 53 के आसपास पहुंच गई है। जीएसटी कलेक्शन पिछले 8 महीने से 1 लाख करोड़ के ऊपर था, जून महीने में 1 लाख करोड़ से नीचे की कलेक्शन हुई, बट उसके बाद जुलाई में वापस 1 लाख करोड़ के ऊपर आ गया। पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन मई के हिसाब से ऊपर आने लगे हैं, रिटेल एक्टिविटी भी मई के हिसाब से ऊपर आने लगी है। बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स जो सेकेंड वेव के समय मई में 60 पे पहुंचा था 98 से, आज वापस 95 के आसपास पहुंच गया है। इट इज शोइंग ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल बिजनेस एक्टिविटी। मॉनसून नॉर्मल रहेगा ऐसी उम्मीद है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% के आसपास अब पहुंचा है, जो मोटा मोटा प्री कोविड लेवल के आसपास दिख रहा है। इन फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में भारत विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इस साल टैक्स कलेक्शन में काफी बढ़िया रिकवरी हुई है, उस वजह से सरकार की आर्थिक व्यवस्था या वित्तीय स्थिति अनुमान से बेहतर होनी चाहिए। एंड जैसे जैसे सरकार की आवक बढ़ रही है वैसे वैसे उनका खर्चा भी बढ़ने लगा है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। अब ये सारे माहौल में चिंता का विषय एक ही है, क्या कोरोना का तीसरा वेव आएगा कि नहीं। पिछले कुछ मई अप्रैल और मई से हमने लगातार कोरोना में एक्टिव ग्रोथ रेट में घटौती होते हुए देखी थी, अब वो वापस 1 के ऊपर पहुंच रहा है। अगर लोग यहाँ पे सही तरीके से सावधानी बरतेंगे तो होपफुली हम तीसरे वेव को दूसरे वेव से नीचे के लेवल पे ही रोक पाएंगे। दूसरी जो वैक्सीनेशन है उससे क्या सपोर्ट मिल सकता है तीसरे वेव में, उसके ऊपर लोगों की नजरें गड़ी है। यूके में केसेस बढ़ने लगे हैं बट हॉस्पिटलाइजेशन उतना नहीं बढ़ा है। सो लोगों को उम्मीद यह है कि वैक्सीनेशन की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन और फैटेलिटीज कम रहेगी, और अगर वैसा ही भारत में भी हुआ तो इकोनॉमी के ऊपर उसकी आपत्ति कम होगी। अब अगर हम तीसरी लहर को देखें तो पहली लहर के समय पीएमआई 56 से गिर के 27 पे आ गई थी, दूसरे वेव में वो 54 से 51 के आसपास गिरी। अब थर्ड वेव में एज लॉन्ग एज हमारी पीएमआई 50 के ऊपर रहती है तब तक मेरे हिसाब से मार्केट ठीक ठाक रहेगा।
जीएसटी कलेक्शन पहली वेव में 70% गिर चुका था, दूसरी वेव में करेक्शन उतना ज्यादा नहीं आया। अगर जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के ऊपर रहता है तो मेरे हिसाब से मार्केट को वांधा नहीं आएगा। बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स पहले समय 55% गिरा था, दूसरे लहर में तकरीबन 40% गिरा। अब यहाँ पे अगर बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स 60 या 65 के ऊपर रहता है तो मेरे हिसाब से तीसरी लहर की इंपैक्ट मार्केट के ऊपर ज्यादा नहीं गिरेगी। हमें 50 से ऊपर की पीएमआई चाहिए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी चाहिए और 60 से ऊपर का बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हॉस्पिटलाइजेशन एंड फेटलिटी शुड बी लोअर देन द सेकेंड वेव। अगर हम इक्विटी मार्केट को देखें तो यहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप्स काफी अच्छा कर रहे हैं। मिड कैप्स ने लार्ज कैप के सामने डबल रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, और स्मॉल कैप ने तो मोटा मोटा दुगना रिटर्न दिया है। और इस साल कैलेंडर ईयर 2021 में सबसे ज्यादा रिटर्न मेटल स्टॉक्स और रियल एस्टेट और आईटी सर्विसेज में से मिले हैं। अर्निंग निफ्टी के अर्निंग एस्टीमेट भी अब ऊपर जाने लगे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग धड़ल्ले से चल रही है पिछले 1.5 साल से। एफपीआई भारत पे आज भी निवेश करने के मौके ढूंढ रहा है। इस माहौल में हम अपने पिछले माह के अनुसार इक्वल वेट न्यूट्रल वेट अलोकेशन कॉल देते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूएशन एज वेल एज मोमेंटम। अगर हम वैल्यूएशन को देखें तो हमारा हिस्टोरिकल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 77% के आसपास है। आज की तारीख में 104% है। 77 के सामने 104 ज्यादा लगता है, बट ग्लोबल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 138% है, उसके सामने 104 कम लगता है। ओवरऑल इसीलिए हमें मार्केट फेयर वैल्यू पे आता हुआ, फेयर वैल्यू पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। पी रेशो में देखें तो हिस्टोरिकल एवरेज 18 के आसपास है, आज हम 21 के आसपास है। प्राइस टू बुक 2.6 टाइम हिस्टोरिकल है, आज 3 के आसपास ट्रेड हो रही है। ये सारी चीजें दिखा रही है कि मार्केट आज भी फेयर वैल्यू के थोड़े से ऊपर ही ट्रेड हो रही है। एंड उसका जो मेन रीजन है वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है। FY21 में जून क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से थोड़ी इंपैक्ट हुई थी, बट उसके बाद प्रॉफिट में बड़ी जोर से रिकवरी आ गई है। मार्च 21 में निफ्टी 500 कंपनीज ने मिलके 6,30,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो ट्रेलिंग पी 35 का दिखता है। FY 2022 में लोगों की उम्मीद है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50% बढ़ेगा, 6,29,000 करोड़ से 9,20,000 करोड़, और पी रेशो 24 के आसपास दिखेगा। यह जो जम के कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हुई है उसके कुछ रीजन टैक्स है। टैक्स की कटौती की वजह से लोगों के प्रॉफिट बढ़े हैं, कहीं पे ब्याज के दरों की कटौती की वजह से प्रॉफिट बढ़े हैं, और मोस्ट ऑफ द जगह में लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है और फिजूल खर्ची बंद कर दी है। उन पैसों से बहुत सारे सेक्टर ने अपने डेट का रीपेमेंट किया है, उस वजह से उनकी बैलेंस शीट और सुदृढ़ हो गई है। इस वक्त इस माहौल को देखते हुए हमारा यही व्यू है कि इक्विटी के ऊपर न्यूट्रल वेट रहिए और विद इन दैट मार्जिनल ओवरवेट लार्ज कैप के ऊपर रखिए और मार्जिनल अंडरवेट स्मॉल एंड मिड कैप के ऊपर रखिए।
अगर हम देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेंसेक्स तकरीबन 60-65 के आसपास टॉप आउट होता है। अब आप देख सकते हैं कि इस बार गैप बहुत ही कम रह गया है। ऑब्वियसली 2008 में स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ऊपर गया था, बट यह रीजन है कि हमें लगा कि अब स्मॉल कैप में थोड़ा अंडरवेट रहना जरूरी है। लोभ और लाभ के बीच में एक मात्रा का फर्क है और इसीलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल के ऊपर करना उचित रहेगा। अगर आप इक्विटी फंड के बारे में देखें तो हमारा एक लार्ज कैप फंड है कोटक ब्लू चिप फंड। यह प्रोबेबली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक ऐसा लार्ज कैप फंड है जिसने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। चाहे 1 साल का पीरियड हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, 7 साल का हो, इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 टीआरआई को बड़ी अच्छी तरह से बखूबी से आउट परफॉर्म किया है। एंड यह एक फंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में मस्ट इन्वेस्टमेंट है। असेट एलोकेटर फंड फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट टाइप फंड है। पिछले कई सालों से इसने बढ़िया रिटर्न निवेशकों को दिया है। अल्फा भी उसने बहुत अच्छा जनरेट किया है। ग्लोबल फंड में अगर आपको निवेश करना है तो हमारे पोर्टफोलियो में 2 फंड की तरफ मैं आपका ध्यान रखना चाहूंगा। एक पायोनियर फंड जिसने सिंस इंसेप्शन इन 2019 तकरीबन 35% रिटर्न दिया है और मोर इम्पोर्टेंटली 10% से ज्यादा का अल्फा जनरेट किया है। हमारे पायोनियर फंड का अभी अभी इनोवेशन फंड का अभी अभी एनएफओ खत्म हुआ है, बट 5 अगस्त से उसकी सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है। उस फंड का रिटर्न भी मोटा मोटा 29% है सिंस इंसेप्शन इन 2017 और उसने भी 10% से ज्यादा अल्फा जनरेट किया है। इस वक्त सोने में क्या निवेश करना चाहिए? हमारा व्यू है कि कल के करेक्शन के बावजूद गोल्ड इज ए गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मेनी फंड मैनेजर्स जिन्होंने गोल्ड में अच्छा पैसा 2016 में बनाया था वह इस वक्त गोल्ड के ऊपर वापस बुलिश कॉल दे रहे हैं। दिस वी कैन स्किप। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी आजकल बहुत न्यूज आती है। हमने कुछ सुर्खियां कलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं। हमें क्रिप्टो के ऊपर कोई ज्यादा नॉलेज है नहीं और इसीलिए जो बातें समझ में आती है वो यहाँ पे हम पेश कर रहे हैं। वॉरेन बफेट ने क्रिप्टो के लिए कहा है कि वो तो एक चेकबुक की तरह है। चेक में पैसा लगा के, पैसा लिख के आप उसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। क्रिप्टो में भी वैसा ही एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज रहे हैं। तो चेक के ऊपर अगर किसी ने 1 करोड़ लिख लिया तो उसके लिए आप उसे 5 करोड़ 10 करोड़ तो देंगे नहीं, उसकी वैल्यू 1 करोड़ ही रहेगी। तो क्रिप्टो जो चेक के बराबर है उसकी वैल्यू ज्यादा क्यों? एक बेनफोर्ड नियम है, किसी भी मार्केट में मैनिपुलेशन है कि नहीं वह चेक करने का। एंड ये जो ब्लू लाइन है दैट लाइन इंडिकेट्स की प्राइस मूवमेंट में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई हेराफेरी नहीं है। बट ये जो रेड लाइन है वो क्रिप्टो के प्राइस को दिखाता है। वह काफी हद तक बेनफोर्ड लॉ के कर्व से ऊपर नीचे रहता है और उस वजह से आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन की ट्रेडेड प्राइस में कहीं ना कुछ हेरा फेरी जरूर है। नसीब तालिब इस अपने जमाने का एक बहुत बड़ा थिंकर है और उनका मानना है कि बिटकॉइन इज वर्थलेस। Today there are more than 9,000 cryptocurrencies and there are many cryptocurrencies which have lost 100% in one single day. अब
9,000 करेंसी में कौन सी चलेगी कौन सी डूबेगी ये कहना मुश्किल है। आजकल मीडिया में एक सुर्खियां है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आप अपने निवेशकों को ये जरूर बताइए कि भाई टोटल रिटर्न इंडेक्स के सामने इंडेक्स फंड खुद अंडर परफॉर्म करते हैं। अगर हम मीडियन एवरेज निकाले इंडेक्स फंड की निफ्टी के सामने, सेंसेक्स के सामने, निफ्टी मिड कैप के सामने, तो उनकी इंडेक्स से कम परफॉर्मेंस आती है बाय एंड लार्ज, एंड जनरली आधे से 1% तक का अंडर परफॉर्मेंस इंडेक्स फंड करते हैं। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की तारीख में हमारे बहुतेक इक्विटी फंड बहुतेक समय काल के लिए वैल्यू एड कर रहे हैं कस्टमर्स को और पॉजिटिव अल्फा जनरेट कर रहे हैं। अगर आप मेरे कलीग पंकज टिब्रेवाल का फंड देखें कोटक स्मॉल कैप, तो उसका अल्फा 10 से 14% के आसपास है। इनफैक्ट मेरे एक मित्र ने मुझे इस फंड के बारे में इस तरह बताया कि नीलेश भाई, ये कोटक स्मॉल कैप फंड जैक कालिस जैसा फंड है। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पूछा कि भैया मैं समझा नहीं। तो इसे जैक कालिस एक ऐसा बैट्समैन है जिसने राहुल द्रविड़ से ज्यादा रन बनाए और जहीर खान से ज्यादा विकेट ली, तो उससे बढ़िया ऑलराउंडर तो कोई है ही नहीं। और आपका कोटक स्मॉल कैप फंड है, वो इक्विटी फंड जैसा रिटर्न, इंडेक्स जैसा रिटर्न तो जनरेट करता ही है, बट अल्फा में फिक्स इनकम फंड को भी आउट परफॉर्म कर देता है। तो बैटिंग में ये राहुल द्रविड़ से ज्यादा रन बनाता है, बॉलिंग में जाहिर खान से ज्यादा विकेट लेता है, इक्विटी से अच्छा रिटर्न देता है और डेट से, इक्विटी से ज्यादा डेट में भी रिटर्न, मतलब उसका जो अल्फा है वो डेट फंड के रिटर्न से ज्यादा है। तो ये आपका जैक कालिस फंड हो गया। हमारे बहुत सारे फंड में इस टाइप के अल्फा जनरेट किए हैं जो कंसिस्टेंटली पिछले कई सालों से हम लोग पॉजिटिव बना रहे हैं। तो जब कोई आपको ये कहे कि एक्टिव फंड मैनेजर्स अल्फा जनरेट नहीं कर रहे हैं, उन्हें जरूर कोटक म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे भेज के ये सब स्लाइड देखने को बोल देना। एसआईपी में भी अगर आप देखें तो रिटर्न्स मोटा मोटा हर समय काल में डबल डिजिट में है और अल्फा मोटा मोटा पॉजिटिव है अक्रॉस ऑल द टाइम पीरियड्स। इसमें हमने सिर्फ 4 फंड के लिए लिखा है, बट ओवरऑल बहुतेक फंड में बहुतेक समय काल में एसआईपी रिटर्न्स आर इन डबल डिजिट एंड अल्फा इज आल्सो पॉजिटिव। एक लोगों के मन में शंका रहती है कि एसआईपी रिटेल प्रोडक्ट है, 3,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, बट प्लीज रिमेंबर करिए, एसआईपी में आप 3,000 रुपए लगाइए, 30,000 रुपए लगाइए, 3 लाख रुपए लगाइए या 30 लाख रुपए लगाए, रिटर्न तो सबको एक जैसा ही मिलेगा। सो जिस कश्ती में आपको सेम डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे, उसमें आप 3,000 लगाए, 30,000 लगाए, 30 लाख लगाए, रिटर्न सेम मिलेगा। और बहुत कम इन्वेस्टर्स है जिनके पोर्टफोलियो ने 10 साल में 22%, 21%, 17% रिटर्न जनरेट किया है। एसआईपी टॉपअप एक बहुत अच्छी चीज है, एंड जनरली जब आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं तो एक जो कॉर्पस बने उससे ज्यादा एसआईपी टॉपअप करने से बनता है। अगर आप देखें नॉर्मल एसआईपी की रिटर्न 18.9% थी, तो एसआईपी टॉपअप की 19.8% है, 12.9 के सामने 13.9 है। सो मोटा मोटा 1% ज्यादा रिटर्न पॉसिबल है एसआईपी टॉपअप करके। अगर हम डेट मार्केट में देखें तो लिक्विडिटी भरपूर है, 8 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा बैंकों के पास पड़ा है। महंगाई की दर पिछले 2 महीनों में 6% के ऊपर आई है, बट उम्मीद है कि अब यहां से महंगाई की दर धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। आज की तारीख में मार्केट को, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आज की तारीख में मार्केट को यह लग रहा है कि आने वाले समय में ब्याज की दरों में बढ़ोतरी होगी।
आरबीआई पहले रिवर्स रिपो रेट बढ़ाएगा, बाद में रिपो रेट बढ़ाएगा, और उस वजह से अगर आप देखें तो जो मिडिल पार्ट ऑफ द कर्व है, 5 से 7 साल के बीच वाला, वहां पे निवेश करना योग्य लगता है। काफी हद तक एट द मिडल एंड potential rate hike by RBI is factored in. SDL एक नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सामने 50 से 70 बेसिस पॉइंट ज्यादा रिटर्न देता है, तो कैरी पॉइंट ऑफ व्यू से एसडीएल भी अच्छी लगती है। हमें लगता है ये जो 91 डे टी बिल और 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का डिफरेंस है, वह धीरे धीरे कम हो जाएगा, और यह जो गैप है वो पहले ऑलमोस्ट बहुत छोटा रहता था, अब ये जो वाइड गैप है वो धीरे धीरे आगे जाके कम हो जाना चाहिए। आरबीआई एक मैजिशियन से कम नहीं है। उन्होंने भारतीय इकोनॉमी की व्यवस्था चलाने के लिए बहुत भरपूर प्रयास किए हैं। ब्याज की दरें हो, मार्केट की लिक्विडिटी हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी हो, या गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम हो, जितने भी बाउंसर्स आरबीआई के सामने आए, उन्होंने सारे बाउंसर्स को हुक करके छक्का मारा है। डेट मार्केट में ब्याज की दरें बढ़ती रहेगी ऐसा हमें भी लगता है। आने वाले 1 साल में 50 बेसिस पॉइंट रिवर्स रिपो रेट बढ़े ऐसा लग रहा है। एंड उस माहौल में 5 से 7 साल का जो समय काल है, मेच्योरिटी है, वह उचित है निवेश करने के लिए। डेट में निवेश करने के लिए फंड इन्वेस्टमेंट होराइजन और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एक जैसा हो तो बढ़िया रहेगा। शॉर्ट एंड के लिए मनी मार्केट फंड, सेविंग्स फंड, लो ड्यूरेशन फंड है। मीडियम के लिए डायनामिक बॉन्ड फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एंड बॉन्ड फंड है, और बिटवीन देम यू हैव कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड। डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है और अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने डेट के कम रिटर्न की वजह से दुविधा है, जो एक ज्यादा रिटर्न मिले उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से उन लोगों को कोटक डेट हाइब्रिड स्कीम, जो पहले एमआईपी के नाम से जानी जाती थी, उसको देखना चाहिए। जिन्हें 1 साल में टैक्स बेनिफिट चाहिए वो इक्विटी सेविंग्स को भी देख सकते हैं, या पंकज भाई जो बैलेंस फंड मैनेज करते हैं उसको भी देख सकते हैं। अगर आप इन 3 फंडों में निवेश करें तो डेट फंड के मुताबिक वॉलेटिलिटी जरूर ज्यादा होगी, बट रिटर्न भी उससे बढ़िया होगा। कोटक डेट हाइब्रिड स्कीम ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है पिछले कुछ सालों से। इक्विटी सेविंग्स भी मिड सिंगल डिजिट रिटर्न दे रहा है कुछ सालों से, जबकि हाइब्रिड स्कीम अगेन डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है कुछ सालों से।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।